आप अपने सीट की पेटियां बांध लें क्योंकि आज भी आपको एक के बाद एक चौंकाने वाली चीजें बताने जा रहे हैं। मेरे साथ है सुमित आचार्य जी, जिनकी हाल ही में की गई प्रेडिक्शंस एकदम सटीक साबित हुई। 28 जनवरी आपने डेट बताई थी, 28 जनवरी को प्लेन क्रैश हुआ और हमने एक बड़े नेता को खो दिया। क्या अभी भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा? रशिया का, चाइना का, मंगोलिया का जितनी फ्लाइट्स उड़ रही हैं उस डायरेक्शन में मेक श्योर उनको एक स्टैट्यूटरी वार्निंग दी जाए कि वहां पर भूकंप आने का योग है। 18 अप्रैल से लेकर के 16 मई के बीच में अगर आप पहाड़ों में यात्रा करने जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा परहेज कर लें, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड होने का योग आता है। बहुत बड़ा कोई नेता, बिल्कुल चर्चित नेता, उसका असैसिनेशन होने का योग। भारतीय नेता का। अरे बाप रे। पब्लिक सड़कों पे उतरेगी, बहुत सारा विरोध प्रदर्शन होगा, बहुत उपद्रव होगा, बहुत तोड़फोड़ मचेगा। 16 जून से 14 जुलाई के बीच में प्लेन्स का योग बहुत खराब है। उस समय प्लेन क्रैश का योग है। अपनी अपनी टिकट सारे लोग कैंसिल करें। इसी बीच में एयर क्रैश से पॉलिटिशियन का मृत्यु का योग है। 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में आपको पब्लिक प्लेसेस पे ज़्यादा नहीं जाना है, मॉल्स वगैरह जाने से थोड़ा बचना है, क्योंकि टेरर अटैक जैसा कुछ योग बन के आता है केंद्र में, दिल्ली का जो क्षेत्र है। 13 अगस्त से 12 सितंबर के बीच में वर्ल्ड वार का ट्रिगर बना। यूरोपियन कंट्रीज आपस में टकरा रही होंगी, बहुत सारा आग और बहुत सारा विस्फोट होता हुआ दिखाई पड़ता है, मिसाइलें उड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। समझिए कि पूरी जो पृथ्वी है वो रक्त से लाल होती हुई दिखाई पड़ती है। देखिए, ये डराना हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है कि जो गणना में अगर प्राणघाती तत्व आता है तो लोगों को ज्योतिषीय गणना के अनुसार आगाह कर दिया जाए कि इन जगहों पे जाने से बचना है। तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। तो कैसे आप सब आज आप अपने सीट की पेटियां बांध लें क्योंकि आज भी आपको एक के बाद एक चौंकाने वाली चीजें बताने जा रहे हैं, जिसको सुनकर, जिसको जानकर आपको थोड़ी सी हैरानी जरूर होगी। जी हाँ, आज मेरे साथ है सुमित आचार्य जी, जिनकी हाल ही में की गई प्रेडिक्शंस एकदम सटीक साबित हुई और सबसे बड़ी प्रेडिक्शन ये थी कि 28 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक विमान दुर्घटना हो सकती है। और हैरानी की बात ये कि 28 जनवरी आपने डेट बताई थी, 28 जनवरी को प्लेन क्रैश हुआ और हमने एक बड़े नेता को खो दिया। और उसके बाद सबसे हैरान करने वाली बात थी कि आपकी प्रेडिक्शंस के चलते कुछ एयरलाइंस ऐसी थी जिन्होंने अपनी फ्लाइट्स जो थी वो कुछ देर के लिए रद्द कर दी, एग्जैक्ट उसी डेट तक जिस डेट तक आपने प्रेडिक्शन की थी। कैसे आपको ये पता था कि ये होने जा रहा है? और आगे की प्रेडिक्शंस तो मैं आपसे पूछूंगी। देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। मूल रूप से देखा जाए तो कहते हैं रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी। तो माँ भगवती के ही स्वरूपों का आप यहाँ पे चिंतन करिए कि जब आगे से प्रश्न आता है तो प्रश्न में ही उत्तर कहीं छुपा रहता है और वो आपको अनुभव करवा देता है, समय के साथ में अनुभव हो जाता है। आप जब अपनी मातृभूमि पर बैठ करके ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके पूर्वज आपको इंडिकेट कर देते हैं, महादेव जी आपको इंडिकेट कर देते हैं। बहुत सारे माध्यम होते हैं जिसके माध्यम से आप भविष्य के इनसाइट्स को जान सकते हैं। ठीक है, अभी आपने हाल ही में प्रेडिक्शंस की थी और पहले भी आपकी प्रेडिक्शन सच हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि आप उन प्रेडिक्शंस को एक छपवा देते हैं, प्रॉपर एक न्यूज़पेपर में छपवा देते हैं कि भाई कोई शक ना करे कि अभी की है या पहले नहीं की थी। और ये प्रेडिक्शन तो आपने मेरे ही चैनल पे नवंबर में की थी, जो जनवरी में सत्य हुई, यानी कि इतने महीने पहले आपको पता था। अब आने वाले कुछ महीने हैं, मार्च, अप्रैल, मई, दिसंबर तक, क्या अभी भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा?
देखिए अभी 2026 का ये जो वर्ष है ये विस्फोटक प्रवृत्ति का वर्ष है। अच्छा। जब हमने अक्टूबर नवंबर में साथ में हमने जब पॉडकास्ट करा था, इनफैक्ट उससे पहले भी जब हमारी पॉडकास्ट हुई थी, क्योंकि ये सारी जो प्रिडिक्शंस हैं ये आज की नहीं है, ये 1 साल पहले मैंने न्यूज़पेपर में सारी छपवा रखी थी। पॉडकास्ट में तो उसके बाद मैं सब्सिक्वेंटली बोलता हूँ। तो आपके साथ जब मैंने पॉडकास्ट करा था उसमें मैंने बताया था कि 2026 में आप देखेंगे कि ये जो वर्ष है ये कन्या लग्न को लेकर के शुरू हो रहा है और जस्ट मंगल के वर्ष को क्रॉस करके आ रहा है। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ता है कि ये विस्फोटक प्रवृत्ति बनाता है और इसका विस्फोटक प्रवृत्ति का असर हमें जनवरी के शुरुआत से ही देखने के लिए मिल गया। मैंने कहा था कि 28 जनवरी से पहले पश्चिम में यानी यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो युद्ध की स्थिति में आ जाएगा। और ठीक 3 जनवरी को यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर हमला कर दिया। यानी वो जो हमला, वो जो आग उसके अंदर कभी उत्पन्न नहीं थी, वो अचानक से 3 जनवरी को दिखाई पड़ती है कि पूरी दुनिया को नहीं पता था और 3 जनवरी को अचानक से वेनेजुएला के ऊपर हमला होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ी सटीक भविष्यवाणियां थी और आपने प्रॉपर्ली बोला था कि भाई इस डेट के अंदर विमान से ट्रेवल मत कीजिएगा, आप ट्रेन ले लीजिए, आप बस ले लीजिए, लेकिन अवॉइड कीजिए। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, महीने के हिसाब से करते हैं ताकि दर्शकों को समझने में थोड़ा आसान हो जाए। मार्च से अप्रैल के बीच में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए मार्च से अप्रैल के बीच में अगर हम देखेंगे तो कुछ बहुत सारी घटनाओं का मैंने लिस्ट बना रखा है, जिसमें कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि राज्य सत्ता पलट होने का योग है। 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में कोई राज्य सत्ता जो है वो पलट जाएगा एकाएक, ऐसा न्यूज़ हमें आएगा। पूर्वी भारत में जबरदस्त उपद्रव मचने का योग आ रहा है, बॉम्ब तक ब्लास्ट होने का योग आता है, वहाँ पर विस्फोट बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है और उसमें जन क्षति और जनहानि दिखाई पड़ती है 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में। सिमिलरली मिडिल ईस्ट में उत्पात अचानक से बढ़ जाएगा और सोना और चांदी गति पकड़ेगा, स्पीड पकड़ेगा। तो सोना चांदी का कैसा है कि जो लोग अभी सोने में और चांदी के गिरते हुए रेट से जो लोग पैनिक करने लगे हैं, वापस से सोना और चांदी उस अभी वाले जो गिरा हुआ रेट है उसको रिकवर कर लेगा। तो जो लोग इस पे डर रहे हैं कि एक बबल बना था और बबल अब बर्स्ट कर गया है, वो चीज़ें वापस रिकवर होंगी 20 मार्च से 18 अप्रैल। लेकिन मेक श्योर कि जो लोग शेयर मार्केट के ऊपर खेल रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, तो वो 18 अप्रैल से पहले शेयर मार्केट में पैसे लगा करके एग्जिट हो जाएंगे। अन्यथा उसके बाद 18 अप्रैल के बाद उनको शेयर मार्केट का गिरावट देखना पड़ेगा। 20 मार्च से 18 अप्रैल बहुत ज़बरदस्त हाइक आएगा और फिर 18 अप्रैल के बाद तुरंत वो डाउन जाएगा। तो शेयर से पैसे निकालेंगे। नशीले पदार्थ जो होते हैं जैसे कॉफ़ी है या चाय है, सिगरेट है, तंबाकू है, इन चीज़ों का प्राइस बहुत फ्लक्चुएट करेगा। अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उससे आपको बचना है और मेटेलिक वस्तुओं में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। तो जो अगर बड़ी घटना देखी जाए तो 2 बड़ी घटनाएं हैं। एक तो ईस्टर्न इंडिया में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा उपद्रव दिखाई पड़ रहा है, जो बॉम्ब ब्लास्ट आदि मैंने बोला जिसका योग है, और साथ में भारत के अंदर राज्य सत्ता के अचानक पलट जाने का योग है। ये 2 बड़ी चीज़ें जो हैं वो दिखाई पड़ती हैं 20 मार्च से 18 अप्रैल के डेट में। ठीक है, अब आपने सोने चांदी की बात की, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोग पैनिक कर गए हैं अभी, क्योंकि जिस तरह से अभी सोने में गिरावट दर्ज की गई है। ये कितना बढ़ सकता है 2026 के अंत तक आते आते? देखिए यूजुअली ये जो आंकड़ा है ये 6.5 के आसपास टच करने का योग आ रहा है सिल्वर का, और अगर गोल्ड का देखा जाए तो गोल्ड जो है वो 2.5 क्रॉस करने का योग आता है। अरे, तो यानी कि अभी भी गोल्ड खरीदने में समझदारी है। जी हाँ, जी हाँ, गोल्ड खरीद लिया जाए। जी सही है, तो आप पैनिक मत कीजिए, क्योंकि प्रिडिक्शन यही कह रही है कि अभी आपका, अगर आपने गोल्ड लिया है तो आपको अब लॉस नहीं होने वाला, प्रॉफिट ही होने वाला। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अप्रैल टू मई, जी है ना? तो अप्रैल टू मई में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं? 18 अप्रैल से 16 मई में आप देखेंगे कि जेलों के अंदर जबरदस्त तांडव शुरू होगा। कैसा तांडव? जेल के अंदर किसी प्रकार का जेल से संबंधित उपद्रव शुरू होगा किसी प्रकार का। कोई हो सकता है जेल ब्रेक होने का किसी प्रकार का योग है, या बहुत जबरदस्त तांडव होगा, मानव अधिकार नियमों का उल्लंघन के कारण तांडव होगा। लेकिन वो तांडव जो है 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में, उसमें डायरेक्टली जेल इन्वॉल्व होगा, कहीं ना कहीं से प्रिजन इन्वॉल्व रहेगा। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का नया नियम आएगा और भारत की जो इकोनॉमी है वो अचानक मजबूत तो होगी। चाइना में, रसिया में और मंगोलिया वाला जो साइड है, चीन, रशिया, मंगोलिया का जो प्रांत आता है, उत्तरी भाग जो है, जो थोड़ा सा पूरब की तरफ अलाइंड हो रहा है, उस प्रांत में बहुत ज़बरदस्त भूकंप आएगा और उस भूकंप में काफ़ी ज़्यादा जनक्षति होगी। चाइना, रशिया, मंगोलिया का जो प्रांत है, जो वो साइड का जो एरिया है, वहाँ पर भूकंप का योग आता है एग्जैक्टली 18 अप्रैल से लेकर के 16 मई के बीच में। क्या भारत में भी है भूकंप का योग इस साल?
इस समय भूकंप का योग नहीं है भारत में, नहीं है। उतना कोई प्रबल भूकंप का योग नहीं बनता है भारत में। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्केल पे देखा जाए तो उन कंट्रीज में भूकंप का योग बनता है अगर कोई भी रशिया का, चाइना का, मंगोलिया का ट्रिप बनाना चाहते हैं तो वो ट्रिप अपनी कैंसिल कर दें। एग्जैक्टली 18 अप्रैल से 16 मई 16 मई के जितनी बीच में। फ्लाइट्स उड़ रही हैं उस डायरेक्शन में, मेक श्योर उनको एक स्टैट्यूटरी वार्निंग दी जाए कि वहां पर भूकंप आने का योग है। अगर ज्योतिष शास्त्र को परस्पर साथ में लेके चलेंगे मॉडर्न साइंस के साथ में, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सुलझा करके चल सकते हैं और बहुत सारे जान बचा सकते हैं। तो अगर जान बचाने के हिसाब से गवर्नमेंट सोचे तो एक बार जैसे हम लोग धार्मिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं उस प्रकार ज्योतिषीय रिपोर्ट भी चला दी जाए कि जो भी उस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में जाने से परहेज करें। मैं चाहूँगा कि भारी मात्रा में लोग उस दिशा में जाने वाले लोग अपने टिकट्स को कैंसिल करें, अपनी यात्रा को स्थगित करें। अच्छा, ये चीजें टलने वाली नहीं है, आप कोई भी उपाय कर लीजिए ऐसा नहीं, ये टलेगा नहीं। आप वहाँ पे जाना छोड़ सकते हैं, आप वहाँ पे जाने से बच सकते हैं, यही कर सकते हैं कि आप वहाँ नहीं गए। अभी आपने देखा होगा मेरे कमेंट्स पर ये चीज़ बार बार आ रही है कि जो कंबोडिया में अभी जो प्लेन क्रैश हुआ था, कोलंबिया में जो अभी प्लेन क्रैश हुआ था 29 तारीख को, उस वाले प्लेन में मेरे कुछ ऑडियंस उस प्लेन का टिकट उन्होंने करा रखा था। अच्छा। और कमेंट में बहुत अच्छे से उन्होंने धन्यवाद लिखा कि महाराज जी आपके वीडियोस में देखता हूँ और उसके कारण कोलंबिया वाला टिकट मैंने अपना कैंसिल करवाया था। उस फ्लाइट में वो होते उनके परिवार के साथ होते और सब परिवार उनकी जो है आत्मघात हो जाती, लेकिन वो नहीं गए जस्ट बिकॉज कि उन्होंने यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी को भी जगह दी। अच्छा, एक और मेरा सवाल है, कहते हैं कि जन्म और मृत्यु की जो तारीख है वो बदली नहीं जा सकती जी। तो जिसको जाना है वो जाएगा, ऐसा क्या? कहते हैं आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन मेव च पंचेतानि सृजन्ते गर्भस्यैव देहिनः। 5 चीज़ें जो हैं हमारे गर्भ में निर्धारित रहती हैं। व्यक्ति की आयु कितनी रहेगी, वो कितना क्या क्या कर्म करने आया है वो निर्धारित रहता है। विद्या कितनी अर्जित करेगा, पैसा कितना कमाएगा और उसका निधन कब होगा, ये 5 चीज़ें गर्भ में लिख दी जाती हैं जब बच्चा पेट में आता है उसी समय। लेकिन अब ये जो मृत्यु तो लिख दी गई, लेकिन मृत्यु ही एक केवल ऐसा विषय है जो आपके कर्मानुसार घटता बढ़ता रहता है। अच्छा। यदि आपने कोई ऐसा कर्म किया जिसके कारण किसी को बहुत ज़्यादा हानि हो रहा है या किसी को बहुत अत्यधिक कष्ट हुआ, तो आपको अपने सुख जो प्राप्त होना था जिस कर्म से, उस सुख से आपको अगले को अपने कर्म देने पड़ेंगे उसके दुख को निवारण करने के लिए। आगे जाकर के आपके दिए हुए दुखों के बाद जो वो सुख भोगेगा वो आपके अच्छे किए हुए कर्मों का सुख वो भोगने वाला है। तो जैसे कई लोग होते हैं किसी को परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो कल को आने वाले समय में अगला जिसको परेशान किया गया है जो वो सुख भोगेगा, वो सुख के पीछे कहीं ना कहीं आपका कर्म जा रहा होगा। और जब आपके पास से कर्म कम होगा तो आयु कम हो जाती है। अच्छा, और क्या अकाल मृत्यु का भी कर्मों से वास्ता होता है कि अकाल मृत्यु का, या फिर है ना, इसके बारे में बताइए क्योंकि हाँ जी। अकाल मृत्यु का कर्मों से बहुत ज़्यादा वास्ता है। जैसे कि जिस क्षण ही हमारे कर्म इस प्रकार से हुए, चाहे हमारे डायरेक्ट होता है आपके किए हुए कर्म, चाहे आपके पिता द्वारा किए हुए कर्म। अच्छा। इन दोनों कर्मों में जब कहते हैं कि गड़बड़ी रहती है या फिर आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं तो अकाल मृत्यु वो करवा देते हैं। अकाल मृत्यु जैसे एक्सीडेंट वगैरह? एक्सीडेंट हो गया या अकस्मात हार्ट अटैक आ गया, अचानक किडनी डैमेज हो गया, उतनी उम्र हो नहीं रखी है और अचानक से मृत्यु हो जाए, वो अकाल मृत्यु के अंदर आता है। तो अकाल मृत्यु इस प्रकार से है और कर्मों के अनुसार ये डिसाइड होता है। इसीलिए लोगों को बहुत अच्छे कर्म हमेशा करने चाहिए। आप अपने कर्मों से अगले को, आप अपने दुष्कर्मों से अगले को अपने कर्म बांट रहे हैं ताकि वो आगे जाके सुखी हो पाए। और जो बीमारियां होती हैं, जो बीमारियां होती हैं अचानक से, जो बीमारियां होती हैं और कम उम्र में लेके जाती हैं, वो सब अकाल में काउंट होता है। अच्छा जी। ठीक है, ये तो बात हमने कर ली एयर क्रैश की। क्या कुछ ऐसा भी होने वाला है, जैसे पिछले साल आपने प्रेडिक्शन किया था लैंडस्लाइड का, तो इस बार भी कुछ ऐसा लग रहा है? फिर से देखिए 18 अप्रैल से लेकर के 16 मई के बीच में अगर आप पहाड़ों में यात्रा करने जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा परहेज कर लें, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड होने का योग आता है। उस लैंडस्लाइड में जनक्षति का योग आता है। तो अगर आप पहाड़ों की यात्रा से बचेंगे तो आपकी जान बच जाएगी। तो जितने भी लोग इस समय, ये गर्मी का पीक समय स्टार्ट हो रहा है और इस समय जो लोग यात्रा प्लान कर रहे हैं वो यात्रा करने से पहाड़ों की थोड़ी से बचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्पेशली ये 18 अप्रैल से 16 मई का पीरियड में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो कुछ कंट्रीज आती हैं, कजाकिस्तान,
उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज़स्तान और तजिकिस्तान, इन कंट्रीज़ में करेंसी कोलैप्स का योग है। इनकी इकोनॉमी अचानक से नीचे आएगी और इनमें से किसी एक कंट्री का करेंसी कोलैप्स कर जाएगा। पाकिस्तान का क्या होने वाला, कुछ पाकिस्तान में बड़ा ड्रामा है। पाकिस्तान से हमें कुछ बड़ी फनी न्यूज़ आने वाली है। जैसे पिछले बार हुआ था कि आटा महंगा हो गया वहाँ पे बहुत ज़्यादा, कभी टमाटर महंगे हो रहे हैं। इस बार भी पाकिस्तान से ऐसा ही न्यूज़ आएगा, इसी पीरियड में आएगा 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में, कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत बढ़ गई और भारत में उसके मीम्स बन रहे होंगे। अच्छा, मतलब पाकिस्तान वही कॉमेडी सर्कस चालू रहेगा। कॉमेडी सर्कस चालू रहेगा, पाकिस्तान से आएगा। चलिए आगे महीनों पे आते हैं। बात आती है अब 27 मई से 15 मिडिल ईस्ट में एक बड़ा चेंज आने वाला है। अप्रैल में, यही एग्जैक्टली इसी समय में 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में मिडिल ईस्ट में सत्ता परिवर्तन होके रहेगा। और इसके साथ में खाने पीने की चीजें अचानक महंगी होंगी और सोना और चांदी जो 18 अप्रैल से पहले जो रेट पकड़ा था उसी रेट पे स्थिर घूमने वाला है। तो उस समय कोई ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा। अगर कोई बाय करना चाहते हैं बाय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन इकोनॉमी होती हुई दिखाई नहीं पड़ती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मई और जून की बात कर लेते हैं। 27 मई से 15 जून का कैसा रहेगा समय और क्या कुछ बड़ा होगा? एक बड़ी घटना उस समय घटती हुई दिखाई पड़ती है 27 मई से 15 जून के बीच में, कि आतंकवादी पकड़ा जाएगा। अच्छा। और कोई बहुत बड़ी आतंकी साजिश को रोक लिया जाएगा। कैसे अभी बिहार से न्यूज़ आया था कि आतंकवादी पकड़े गए हैं और आतंकी साजिश करने आए थे, इसी प्रकार से फिर से हमें कुछ न्यूज़ सुनाई देगा कि आतंकवादी पकड़े गए हैं और बड़ी कोई आतंकी साजिश होने वाली थी, वो स्थगित कर दी जाएगी, उसको रोक लिया जाएगा, वो पकड़ में आ जाएगा। केरला और तमिलनाडु में 27 मई से 15 जून के बीच में बहुत भारी बाढ़ आने का योग है और वहाँ पर बहुत सारे लोगों का निधन संभव है पानी से। अच्छा। पानी बहुत बड़ी क्षति लेके आएगा वहाँ की इकोनॉमी के लिए, केरला और तमिलनाडु में, और साथ में वहाँ के लोगों के लिए भी क्षतिग्रस्त माहौल बना करके लाएगा 27 मई से 15 जून 2026 में। बांग्लादेश और म्यांमार में आप देखेंगे कि धार्मिक दंगे हो रहे होंगे उस समय और लोग आपस में लड़ रहे होंगे, और बॉर्डर पर भी, हमारे इंडियन बॉर्डर्स पर भी मिलिट्री एक्शन बहुत तेज हो रखा होगा उस समय। इंटरनेशनल टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा और बॉर्डर्स पे बहुत सारी एक्टिविटीज़, आपको बहुत सारा हलचल, बहुत सारा मिलिट्री, बहुत सारा फोर्स वहाँ पर आपको दिखाई पड़ने वाला है। बहुत सारा गोलीबारी, बहुत सारा बॉम्ब ब्लास्ट और बहुत सारी चीज़ें, मिसाइल्स वगैरह चलती हुई, ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है। युद्ध के जैसा माहौल दिखाई पड़ता है। हालांकि पूर्ण रूप से वो युद्ध नहीं रहेगा, उस तरह का एक माहौल दिखाई पड़ता है। कुछ हमले हैं, अच्छे खासे हमले हैं, वैसी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। वही हो सकता है कि ये आतंकवादी जो पकड़ा जाए, इससे कनेक्टेड चीज़ें बॉर्डर को इम्बैलेंस कर देंगी। लेकिन जो भी मतलब साजिश है वो नाकाम हो जाएगी। चलिए, साजिशें नाकाम हो जाएंगी। हाँ, आगे बढ़ते हैं। जून और जुलाई, 16 जून से 14 जुलाई की बात कर लेते हैं। तो क्या रहने वाला है, कौन सी गतिविधि होने वाली है इस बीच? 16 जून से 14 जुलाई के बीच में जम्मू कश्मीर में भारी विरोध स्टार्ट होने वाला है, प्रोटेस्ट स्टार्ट होने वाला है, हिंसा होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और वहाँ सैनिक बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे होंगे। तो क्या वजह रह सकती है इसकी? कि किसी प्रकार का अचानक से ट्रिगर हुआ प्रोटेस्ट है, जन आंदोलन है किसी प्रकार का। इसमें धार्मिक और एंटी नेशनल टॉपिक्स ज़्यादा इसमें ट्रिगर होते हुए दिखाई पड़ते हैं। अच्छा। रीज़न कहीं ना कहीं एंटी नेशनल रहेगा और धर्म से संबंधित रहेगा। और 16 जून से 14 जुलाई के बीच में वहाँ पर बहुत सारा रायट, बहुत सारा पॉलिटिकल इम्बैलेंस सिचुएशन वहाँ दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से बंगाल, बिहार में भी हड़ताल और लोगों के द्वारा आंदोलन होता हुआ दिखाई पड़ता है। और एक बहुत बड़ी घटना 16 जून से 14 जुलाई के बीच में बहुत सारी चीज़ें, अफरा तफरी वाले माहौल इस समय दिखाई पड़ता है कि बहुत बड़ा कोई नेता, बिल्कुल चर्चित नेता, उसका असैसिनेशन होने का योग है। भारतीय नेता का असैसिनेशन का योग है और उस असैसिनेशन का प्रभाव पड़ेगा डायरेक्ट पब्लिक के ऊपर। पब्लिक विरोध करने लगेगी, पब्लिक सड़कों पे उतरेगी, बहुत सारा विरोध प्रदर्शन होगा, बहुत उपद्रव होगा, बहुत तोड़फोड़ मचेगा। तो ये पता चल सकता है सत्ता पक्ष का होगा या विपक्ष का होगा बड़ा नेता? ये बड़ा नेता का मुख्य रूप से कह पाना अभी संभव नहीं है, क्योंकि संभव है लेकिन मैं इसको कैमरे पर व्यक्त नहीं करना चाहता अगर चीज़ों को निकाला जाए, क्योंकि कहते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु के ऊपर विवेचन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर विवेचन कर दिया गया विशेष व्यक्ति की मृत्यु के ऊपर तो वो व्यक्ति आज से ही मर जाता है। अच्छा। क्योंकि दिमाग में जब मृत्यु पहुंच जाता है तो व्यक्ति का आम जीवन रह नहीं जाता, और भविष्य को कहते हैं कि थोड़ा सा भगवान ने हमसे कुछ भविष्य छुपा के रखा हुआ होता है, जो पूरा क्लैरिटी हमें नहीं देते, लेकिन इतना जरूर देते हैं कि बहुत बड़ा नेता रहेगा, बहुत चर्चित नेता भारत का, बहुत की पर्सनैलिटी वाला वो नेता, उसका निधन असैसिनेशन से, हत्या करके
करने का योग आता है किसी के द्वारा, और उसके कारण बहुत बड़ा जन आक्रोश दिखाई पड़ता है। प्राकृतिक आपदा बहुत सारी दिखाई पड़ती है, और 16 जून से 14 जुलाई के बीच में फिर से अपने अपने फ्लाइट टिकट आप कैंसिल करेंगे और यात्रा को स्थगित करेंगे, एयर ट्रेवल्स नहीं करेंगे। उस समय प्लेन क्रैश का बड़ा प्रबल योग है, एयर इम्बैलेंस का योग है, क्योंकि हवाई यात्रा, हवाई रूट्स जितने हैं वो इम्बैलेंस दिखाई पड़ते हैं। कैसे अभी आपने देखा कि 28 जनवरी से 27 फरवरी तक मैंने अगर कहा था कि प्लेन क्रैश के योग है, और हर अगले दिन आपको कोई ना कोई प्लेन क्रैश करता हुआ दिख रहा है, कोई ना कोई प्लेन टकराता हुआ दिख रहा है। 28 तारीख को भी प्लेन क्रैश किया, और उसके बाद भी लगातार ये घटना घट रही है। तो ठीक इसी तरीके से एक बार और ये घटना 2026 में दिखाई पड़ती है। 16 जून से 14 जुलाई के बीच में प्लेन्स का योग बहुत खराब है, उस समय प्लेन क्रैश का योग है। अपनी अपनी टिकट सारे लोग कैंसिल करें। अब इसमें कई सारे कमेंट्स ऐसे आए एयरलाइंस की तरफ से, मुझे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि वो कहते हैं कि आप एयरलाइन इंडस्ट्री के पीछे पड़े हैं, हमारा शेयर गिराना चाहते हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य, सुमिताचार्य का उद्देश्य कहीं से भी किसी का शेयर इफेक्ट करना नहीं है, आपके प्राइजेस को, आपके बिजनेस को इफेक्ट करना नहीं है। आपका बिजनेस कहीं भी किसी के जान से ज्यादा कीमती नहीं हो सकता। तो इसमें भी कुछ ऐसा है कि किसी खास व्यक्ति विशेष की मृत्यु होने की संभावना है? जैसे पिछली बार आपने कहा था कि पॉलिटिशियन हो सकता है, इस बार कुछ ऐसा? इस बार फिर पॉलिटिशियन का योग आ रहा है। ये जो आपने अभी महीना बताया। हाँ, एग्जैक्टली इसी बीच में एयर क्रैश से पॉलिटिशियन का मृत्यु का योग है। ओह, अब ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या भगवान के संकेत हैं कि ये प्लेन और पॉलिटिशियन बहुत ज़्यादा 2026 में कनेक्टेड है। पॉलिटिशियंस के लिए तो खास करके मैं कहूँगा कि विमान यात्रा करना ही नहीं है, चाहे कितना भी ज़रूरी पड़ जाए। आप ट्रेन से सफ़र कर लेंगे, लेकिन विमान से सफ़र नहीं करेंगे 16 जून से 14 जुलाई, क्योंकि जान है तो जहान है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, किसी को इमरजेंसी में जाना है और वो टल नहीं सकता, तो उसके लिए कुछ उपाय है? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि सभी प्लेन्स क्रैश कर रही हैं, इतने सारे प्लेन्स उड़ेंगे, लेकिन उस समय वायु तत्व बहुत इम्बैलेंस्ड है, तो अवॉइड करना है। इसीलिए क्या पता वही प्लेन आपका हो जो क्रैश करेगा। 16 जून से 14 जुलाई के बीच में आप अपने अपने प्लेन टिकट कैंसिल कर देंगे। ठीक वैसा इंसिडेंट फिर से होगा जैसे मैंने कहा था। 28 जनवरी से 27 फरवरी के बीच में प्लेन क्रैश का योग था। 28 जनवरी को प्लेन क्रैश करता है, ठीक उसी तरह से 16 जून से 14 जुलाई के बीच में फिर से प्लेन क्रैश का योग है, और उस समय किसी पॉलिटिशियन का प्लेन क्रैश में निधन करने का योग आता है। तो आप अपने अपने फैमिली ग्रुप में इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाएंगे कि जो भी लोग उस समय फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं अपनी टिकट कैंसिल कराएंगे और घर बैठेंगे, नहीं तो ट्रेन से जाएंगे। जितना हो सके यात्रा अवॉइड करेंगे। सुमिताचार्य का उद्देश्य एयरलाइन के शेयर्स को क्रैश कराना नहीं है, जैसा अभी 28 जनवरी से 27 फरवरी के बीच में हुआ। हमारा उद्देश्य है कि लोगों का जान बचे, लोगों को सतर्क किया जाए ज्योतिषीय ज्ञान के अनुसार कि क्या तत्व इम्बैलेंस हो रहा है। उड़ेंगे तो बहुत सारी फ्लाइट्स, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी फ्लाइट्स क्रैश करें, लेकिन क्या पता वो क्रैश करने वाला विमान आपका हो, क्योंकि उस ड्यूरेशन में आपको हर दूसरे दिन कोई ना कोई प्लेन क्रैश का रिपोर्ट मिलेगा, कोई ना कोई प्लेन कहीं टकराता हुआ मिलेगा, कोई ना कोई प्लेन की गड़बड़ी मिलेगी, कोई ना कोई प्लेन का पहिया खुलता हुआ दिखेगा। तो चलिए भाई, थोड़ा सा वही जैसा कि सुमिताचार्य जी ने कहा कि जान है तो जहान है, तो थोड़ी सी सतर्कता और थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा रूटीन चेंज कर लीजिए। अगर जाना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो कोशिश कीजिए कि आप बाय ट्रेन बाय रोड चले जाए, लेकिन हो सके तो फ्लाइट्स थोड़ी सी अवॉइड कीजिए। अब आगे अगले महीने पे बढ़ते हैं, 15 जुलाई से 12 अगस्त, और ये समय ऐसा होता है जब बारिशें होती है। क्या बारिशों से जुड़ा भी कुछ संकेत मिल रहा है? देखिए, बारिश से जुड़ा हुआ संकेत जो है 15 जुलाई से 12 अगस्त में तो विशेष नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए कि नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ है, हत्या है और हड़ताल है। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है, और नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ है, हत्या है और जन आंदोलन है। बहुत सारा कहते हैं पॉलिटिकल मूवमेंट, बहुत सारा पॉलिटिकल हलचल वहाँ पर दिखाई पड़ता है 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में। महाराष्ट्र में हिंसा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है इस बार। अच्छा, 15 जुलाई से 12 अगस्त में महाराष्ट्र में हिंसा। आज जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज की डेट है 9 फरवरी 2026, और ये प्रेडिक्शन ये 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के लिए है। महाराष्ट्र में जनहिंसा, प्रोटेस्ट और कई लोगों का निधन उसी हिंसा में होता हुआ दिखाई पड़ता है। इंटरनेशनल रिलेशंस जो भारत के अभी अच्छे हुए हैं, थोड़े गहराए हैं, वो फिर खराब हो जाएंगे। और उस समय दिल्ली में किसी प्रकार का आतंकी हमला होने का योग भी दिखाई पड़ता है। अच्छा, इस बार हमला होगा? इस प्रकार का योग तो आता है कि किसी प्रकार का आतंकी हमला दिल्ली में दिखाई पड़े होता हुआ। केंद्र में आतंकी हमला का योग है,
और उपद्रव भी दिखाई पड़ता है बहुत ज़्यादा होता हुआ। दिल्ली में जन आंदोलन भी दिखाई पड़ता है, बहुत सारा उपद्रव, बहुत सारा तांडव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इधर का जो एलिमेंट है वो थोड़ा डैमेज्ड है, वो दिखाई पड़ता है। सुरक्षा व्यवस्था हमारी और टाइट कर देनी चाहिए उस स्पेशल ड्यूरेशन में 15 जुलाई से 12 अगस्त, क्योंकि लोग ऑफिशियली भले इसको ना कहें कि ये ज्योतिषीय गणना के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था को टाइट किया जा रहा है, अपने रूटीन चेकअप के हिसाब से ही एटलीस्ट टाइट करके रखें, लोगों को सतर्क करके रखें। ध्यान रहे 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में आपको पब्लिक प्लेसेस पे ज़्यादा नहीं जाना है, मॉल्स वगैरह जाने से थोड़ा बचना है। लीजर टाइम अगर स्पेंड करना चाहते हैं खुले वातावरण में जा सकते हैं, क्योंकि टेरर अटैक जैसा कुछ योग बन के आता है केंद्र में। दिल्ली का जो क्षेत्र है इधर टेरर अटैक होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, पब्लिक प्लेसेस से थोड़ा दूरी बना के रखना है तो अच्छा रहेगा। हालांकि वो आतंकवादी पकड़े जाएंगे और बहुत बड़ा आतंकी प्रोजेक्ट का पर्दाफाश होगा, क्योंकि उसके आगे कुछ बड़ा आतंकी प्रोजेक्ट जुड़ा रहेगा उन आतंकवादियों से, और बहुत बड़े प्रोजेक्ट का पर्दाफाश होता हुआ दिखाई पड़ता है आगामी भविष्य में। तो इस बम ब्लास्ट से ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी हानि हो सकती है जान माल की। इसमें जान माल की हानि का तो योग दिखाई पड़ता है, काफ़ी उपद्रव भी दिखाई पड़ता है, लेकिन आतंकवादी पकड़े भी जाएंगे और हिस्टोरिकल थोड़ा एक मूवमेंट होता हुआ दिखाई पड़ता है। यानी कि भीड़ भाड़ वाली जगह, बाजार हो गए, मॉल हो गए, वहाँ जाने से बचना है। लेकिन बिल्कुल लॉकडाउन लगवा दीजिए, खाली करवाइए सब 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए। ये पूरा जो चीज़ें हैं ये किस वजह से हो रही है? क्योंकि मैंने तो ये भी सुना है, कई जोशी ये भी कह रहे हैं कि अभी ये खत्म नहीं होने वाला, 2032 तक ऐसा ही रहने वाला है। ऐसा क्यों? देखिए, आने वाला जो साल है, जिस प्रकार शनि विचरण कर रहे हैं और जिस प्रकार के लग्न ये आने वाले साल लेकर के आ रहे हैं, मूल रूप से देखा जाए तो ये एग्जैक्ट जो इंसिडेंट्स हैं 2029 तक जाकर के थोड़े निरस्त होने स्टार्ट होंगे, 2031 में समाप्त हो जाएगा। 32 से शांति दिखाई पड़ती है। अच्छा, यानी 32 तक हम रहे तो अच्छा समय देखेंगे। लेकिन उस समय तक लगभग दुनिया की आधी आबादी को खतरा है। कैसे? बहुत सारे वॉर्स हैं उसमें इन्वॉल्व, बहुत सारी पॉलिटिकल टेंशन्स हैं, बहुत सारे हमले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि दुनिया की आधी आबादी को खतरा है। अभी जो इस 2026 में लगने वाला चंद्र ग्रहण है, वो ग्रहण के तुरंत बाद विदिन 15 डेज एक और ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण। और ये 2 ग्रहण जो हैं परस्पर 15 दिन से पहले, यानी चंद्रमा के एक याम अंतराल से पहले लग जा रहा है, एक कला बदलने से पहले लग जा रहा है। और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाने वाला है, क्योंकि महाभारत के समय में ऐसा ही चंद्र ग्रहण लगा था। और उस चंद्र ग्रहण का जो फल स्वरूप है वो ऐसा बताया था वेद व्यास मुनि ने कि जब 2 चंद्र ग्रहण परस्पर इतनी कम अंतराल में लगते हैं, जब 2 ग्रहण परस्पर इतने कम अंतराल में लगते हैं तो बहुत भयंकर युद्ध होता है। होलिका की रात को, किसी पर्व की रात को चंद्र ग्रहण का लगना, होली आपको पता होगा कि जो होली का त्यौहार होता है वहीं पर भगवान चंद्र देवता का जन्म दिवस भी होता है, और होलिका की रात को ही चंद्र ग्रहण का लगना ये बहुत बड़े युद्ध का संकेत देता है, क्योंकि होलिका की रात को चंद्रमा बिल्कुल लाल हो जाएगा और ब्लड मून ऐसा बनता हुआ दिखाई पड़ने वाला है। जन्म दिवस के आसपास चंद्रमा लाल दिखाई पड़ने वाला है। वो आने वाले समय में बहुत बड़े हिंसा का, बहुत बड़ा रक्तपात का योग लेकर के आता है। और उस चंद्र ग्रहण के पहले जो दुनिया हमने देखी है और उस चंद्र ग्रहण के बाद जो हम दुनिया देखेंगे, दोनों दुनिया बिल्कुल फ्लिप द क्वाइन वाला डिफरेंस होने वाला है। बिल्कुल उल्टी पुल्टी चीजें जो है उसके बाद दिखाई पड़ने वाली। तो ये चंद्र ग्रहण इस होली पे लगेगा? इस होलिका को लगने वाला है चंद्र ग्रहण, और ठीक उसके बाद विदिन 15 डेज के अंतराल से पहले सूर्य ग्रहण लग जाएगा। और वही हुआ था महाभारत के समय, जब दुनिया की आधी आबादी खत्म हो गई थी। तो इस चंद्र ग्रहण से डरने की जरूरत है? ये चंद्र ग्रहण पूरे दुनिया का दस्तूर चेंज करेगा, स्वरूप चेंज करेगा। अब बात कर लेते हैं 13 अगस्त से 12 सितंबर की, क्या कुछ बड़ी गतिविधियां देखने को मिलेंगी? 13 अगस्त से 12 सितंबर के बीच में वर्ल्ड वार का ट्रिगर दबेगा। अरे, और यूरोप में युद्ध शुरू होगा। यूरोपियन कंट्रीज आपस में टकरा रही होंगी, बहुत सारा आग और बहुत सारा विस्फोट होता हुआ दिखाई पड़ता है, मिसाइलें उड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं, बहुत सारी गोलीबारी होती हुई दिखाई पड़ती है, रक्तपात होता हुआ दिखाई पड़ता है। समझिए कि पूरी जो पृथ्वी है वो रक्त से लाल होती हुई दिखाई पड़ती है। बहुत ही डेंजरस और बहुत ही गंभीर योग उस समय दिखाई पड़ता है। यूरोप में भी गृह युद्ध जैसी हालात, लोगों का दिमाग बिल्कुल पागल, हर लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं लड़ रहे होंगे। आपके घर में भी इसका रिजल्ट दिखाई पड़ेगा।
कि घरों में भी जो पारिवारिक टेंशन्स हैं वो उस ड्यूरेशन में बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि पूरा पृथ्वी जो है वो रक्तपात से वाइब्रेट कर रहा होगा, क्योंकि पृथ्वी माँ के समान है और जितना रक्तपात दिखाई पड़ने वाला है उसका रिजल्ट बहुत ही भयानक और बहुत आक्रामक दिखाई पड़ता है। इसके पीछे जो कनेक्टेड तत्व है वो है चंद्र ग्रहण, जो होलिका की रात को लगा था, जो 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में वर्ल्ड वार का ट्रिगर दबवा के रहेगा। उसी समय शेयर मार्केट अचानक से नीचे जाएगा। मेक श्योर बैंकों में उस समय आपके पैसे ना हो, पैसे अपने गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट कर दिए हों आपने, क्योंकि उस समय बहुत इकोनॉमी में हलचल होगी, इकोनॉमी क्रैश हो सकती है, बहुत बड़ा कुछ हो सकता है, बैंकों को भी भारी नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ता है। और ठीक उसी समय 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में जम्मू, उत्तराखंड और हिमाचल ये तीनों रेड अलर्ट पर हैं। बादल फटेगा और वहाँ पर बहुत भारी जनहानि होने का योग है। जो उधर ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं, मेक श्योर आपको अवॉइड करना है। आगे कौन सा महीना आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी डरावनी लग रही हैं। देखिए, ये डराना हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय है कि जो गणना में अगर प्राणघाती तत्व आता है तो लोगों को ज्योतिषीय गणना के अनुसार आगाह कर दिया जाए कि इन जगहों पे जाने से बचना है। मेरा हर टोन में ये भी लगा हुआ है कि ऐसा होने का योग है, आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है, आपको उससे बचना है, क्योंकि मैं बचने के लिए कह रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो के रहेगा और आपको उसमें जाना है। ये डर नहीं है, ये एक प्रकार से चेतावनी है, आपको बचना है। आगे कौन सी डेट्स पे आप जा रहे हैं, कौन सा बता रहे हैं दिन? 12 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में ठीक है। कोई बहुत फेक सा न्यूज़ आएगा और शेयर मार्केट उससे क्रैश हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसे में लोगों को क्या करना है? शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगाने हैं। 12 सितंबर से पहले शेयर मार्केट से एग्जिट हो जाना है। इनफैक्ट 13 अगस्त से 11 सितंबर वाला योग है, उसमें भी तो शेयर मार्केट नीचे जा ही रहा था और उसके बाद फेक न्यूज़ आएगा और क्रैश करेगा। तो बेस्ट है कि 13 अगस्त से पहले जितने लोग भी शेयर मार्केट में पैसे लगाते हों, अपने मोटे पैसे निकाल लें और चुपचाप बस तमाशा देखिए कि शेयर मार्केट का क्या तमाशा होता है। वर्ल्ड वार का तमाशा नहीं देखना है, शेयर मार्केट का तमाशा देखना है, क्योंकि मार्केट उस समय क्रैश करता हुआ दिखाई पड़ता है शेयर मार्केट पे फेक न्यूज़ के प्रभाव से। हाँ, 12 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में आप कुछ शेयर बाय कर सकते हैं, क्योंकि क्रैश हुआ जब मार्केट रहेगा तो बाय करके आप रख लेंगे, आगे उठेगा तो फायदा होगा। जनता उस समय बहुत भारी मात्रा में स्थानांतरित होती हुई दिखाई पड़ती है। लोग राज्य छोड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, लोग देश छोड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। वजह क्या रहेगी? युद्ध, केओस, पॉलिटिकल टेंशन, सारे रीजन, सांप्रदायिक तनाव, ये सारे कारण, क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी वो जन प्रकोप वाली चीज़ें होंगी। मतलब जनता में इतना ज़्यादा प्रकोप रहेगा, इतना उथल पुथल रहेगा, इतना उपद्रव रहेगा कि जनता पलायन होने के लिए विवश रहेगी और बहुत भारी मात्रा में जन पलायन का योग 12 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में दिखाई पड़ता है। मुसलमान राष्ट्रों में भी युद्ध भड़केगा। केवल यूरोप नहीं, मुसलमान राष्ट्रों में भी युद्ध दिखाई पड़ता है। सेना की बहुत ज़्यादा अफरा तफरी दिखाई पड़ती है। यूएस के साथ का डायरेक्ट इंटरवेंशन मुसलमान राष्ट्रों का उस समय दिखाई पड़ता है। अच्छा। डायरेक्ट आमने सामने किसी प्रकार का युद्ध में वो उलझते हुए दिखाई पड़ते हैं। भारत के पूर्व दिशा में भूकंप दिखाई पड़ता है और प्राकृतिक आपदा उसी समय दिखाई पड़ती है 12 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में। यानी प्रकृति अपना कहर बरसाएगी, जनता में कहर होगा, उस समय रक्तपात होगा, मिसाइल्स, आग, विस्फोट, हर जगह ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में भी धार्मिक हिंसा होगा और सत्ता परिवर्तन का योग दिखाई पड़ता है। सबसे खतरनाक महीने आपके हिसाब से कौन से हैं? अभी हमारे वैसे अक्टूबर, ये नवंबर दिसंबर रहता है, लेकिन मैं अभी पूछ लेती हूँ, कौन से खतरनाक महीने आपको दिख रहे हैं अभी? 15 जुलाई से लेकर के 10 अक्टूबर का समय बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक है। और इनफैक्ट ये होलिका की रात के बाद से जो आगामी महीने हैं 2026 के, सभी खतरनाक हैं, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ बड़ा उपद्रव मच रहा है। कभी आतंकी हमला हो रहा है, कभी वॉर शुरू हो रहा है, कभी विस्फोट है, कभी क्रैश है, कभी बादल फट रहा है, कभी भूकंप आ रहा है, कभी धार्मिक हिंसा हो रहा है, हर जगह उपद्रव है। बिल्कुल केओस, समझिए प्रलय आने का योग जैसा, क्योंकि दुनिया की आधी आबादी को खतरा है। बिल्कुल। और आधी आबादी को खतरा मतलब बहुत बड़ा रेड सिग्नल, बहुत बड़ा रेड अलर्ट। 11 अक्टूबर से 1 नवंबर में भी आप देखेंगे तो फिर से फ्लाइट क्रैश का योग आता है। अरे बाप रे। तो इस साल 3 बड़े फ्लाइट क्रैश का योग आया। आप देखिए 2026 में पहले 28 जनवरी से 27 फरवरी का फ्लाइट क्रैश योग,
16 जून से 14 जुलाई फ्लाइट क्रैश योग, और फिर 11 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में फिर से फ्लाइट क्रैश योग आता है। तो इस बार एयरलाइंस को 3 बार नुकसान भारी होने वाला है, जिस समय भारी मात्रा में लोग अपने टिकट को कैंसिल करवा रहे होंगे और बहुत भारी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं पे प्रभाव पड़ेगा और बहुत भारी मात्रा में प्लेन्स ग्राउंडेड होते हुए दिखाई पड़ते हैं। 11 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में प्लेन क्रैश का योग फिर से है। चीन के आसपास इंटरनेट बैन हो जाएगा। चाइना में किसी प्रकार का ऐसा तांडव होगा कि वहाँ इंटरनेट बैन रहेगा और मानव अधिकार नियमों का बहुत उल्लंघन रहेगा। वहाँ पर जो एग्जैक्टली चीन का अगर देखा जाए तो जो दक्षिणी भाग है चीन का, जो भारत के ठीक उत्तरी भाग में आता है, मतलब भारत के चौहदियों से उत्तर की तरफ एक सीधी लकीर बनाएंगे और ऊपर जो जो कंट्रीज का बॉर्डर स्पर्श हो रहा है उसके उत्तर पूर्वी भाग में, वायव्य भाग में जितने भी उसके ईशान भाग में जितने भी कंट्रीज स्पर्श में आ रही हैं, वहाँ पे जो है इंटरनेट का बहुत ज़बरदस्त भूचाल दिखाई पड़ेगा। कम्युनिकेशन और जितने न्यूज़ मीडिया हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा और बहुत उपद्रव मचता हुआ वहाँ पे दिखाई पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे कि बंगाल में सैन्य गतिविधि होती हुई दिखाई पड़ती है। ठीक। बांग्लादेश वाले बॉर्डर वाला जो क्षेत्र है, म्यांमार का बॉर्डर वाला क्षेत्र है, वहाँ पर सेना की एक्टिविटीज़ उस समय दिखाई पड़ती है, वहाँ पे उपद्रव दिखाई पड़ता है और पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई गठबंधन है, बड़ा स्ट्रॉन्ग गठबंधन, वो टूट जाएगा। 11 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में पॉलिटिकल पार्टी का महागठबंधन है किसी प्रकार का, वो गठबंधन उस समय टूट जाएगा और वो एक बड़ा न्यूज़ बनेगा। और शेयर मार्केट में गिरावट के बाद अचानक से स्पीड पकड़ लेगा। तो जिसने 10 अक्टूबर के पहले शेयर खरीदे होंगे उनको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा 11 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में। बट मेक श्योर अगेन कि 1 नवंबर के पहले एग्जिट कर जाएं, क्योंकि ये जो उछाल दिखेगा ये भी थोड़े समय के लिए है, इसी 1 महीने की अवधि के लिए ये उछाल है। और दिल्ली में उस समय उपद्रव मचता हुआ दिखाई पड़ता है। दिल्ली काफ़ी टारगेट पे है इस साल। दिल्ली 2 बार टारगेट पे आया, एक बार टेररिज्म टारगेट का दिखाई पड़ा है योग और एक बार जो है ये उपद्रव का योग दिखाई पड़ता है। ठीक है। तो इस प्रकार की गतिविधियां 2026 में हमें दिखाई पड़ती हैं भारत के अंदर। ये पूरे 12 महीने का हमने निचोड़ निकाल दिया पूरी रिसर्च के साथ, है ना। अब मुझे कुछ ऐसे उपाय आप बता सकते हैं कि अगर मतलब हम चाहें कि भाई मेरा दिन अच्छा जाए या फिर मैं कहीं भी जा रहा हूँ, मेरा काम सही से हो जाए, किसी तरह की कोई हानि ना हो या फिर नुकसान ना हो, कोई एक्सीडेंट या इस तरह की चीज़ें फेस ना करनी पड़े, तो उसके लिए कुछ उपाय हैं? देखिए, अगर आप सोमवार के दिन निकलते हैं तो शीशा देख करके निकलिए। अच्छा। इसी प्रकार आप मंगलवार को निकलते हैं तो आप थोड़ा सा सरसों और गुड़ खा के निकलिए। अगर आप बुधवार को निकलते हैं थोड़ा सा धनिया खा के निकलिए, चाहे हरा धनिया पत्ता खा लीजिए, चाहे धनिया खा के निकलिए। बृहस्पतिवार को निकलते हैं तो फिर से आप गुड़ खा के निकलिए थोड़ा सा। और इसी प्रकार शुक्रवार को निकलते हैं तो थोड़ी सी दही टेस्ट करके निकलिए घर से। शनिवार को अगर आप निकल रहे हैं तो शनिवार के दिन आपको थोड़ा सा सरसों खा के निकलना चाहिए, काली सरसों, पीली सरसों। और रविवार के दिन अगर आप निकलते हैं तो आपको अपने पॉकेट में एक फूल लेकर के निकलना चाहिए, पुष्प लेकर के निकलना चाहिए। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो किसी प्रकार का अनिष्ट घटेगा नहीं। इसके साथ ही एक मंत्र है शिव अमोघ कवच से, अगर आप ये पढ़ के निकलते हैं अपने मार्ग पर तो भी आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। मार्गेषु रक्षतु माम नीलकंठः, बड़ा आसान है। मार्ग से मार्गेषु, रक्षतु रक्षा करे तो रक्षतु, माम यानी मेरा, नीलकंठः शंकर जी को नीलकंठ कह रहे हैं। और अगर आपको रास्ते में निकलने के बाद नीलकंठ दिखाई दे दे तो समझिए शंकर जी ने दर्शन दे दिया, फिर वहां उन्हें प्रणाम कर ले। चलिए, आप जैसे कि आपने कहा कि ये मंत्र जाप कीजिए, शिव जी का मंत्र जाप कीजिए, और जब भी मेरी आपसे बात होती है तो फ़ोन पे हर हर महादेव से ही शुरुआत होती है। तो पिछली बार मैंने आपसे महादेव को लेकर कुछ सवाल किए थे और आपने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया था। किस तरह से वो परिवार को बांध के रखते हैं और तमाम चीज़ें बताई थी। तो अब क्योंकि महाशिवरात्रि आ रही है तो मैं पूछना चाहती हूँ कि महाशिवरात्रि पर कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिससे शिव प्रसन्न हो जाए? देखिए, शंकर जी को प्रसन्न करना तो बड़ा साधारण है, बहुत आसान है। शंकर जी भाव के भूखे होते हैं क्योंकि उनको कहते हैं आशुतोष। आशुतोष मतलब शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए 1 लोटा जल ही काफ़ी है। आप शंकर जी के मंदिर जाइए, 1 लोटा जल लेकर के मंदिर में पहुंचिए,
और सबसे पहले शंकर जी के दाईं ओर, शिवलिंग के दाईं ओर थोड़ा सा जल अर्पित करिए और चढ़ा करके श्री गणेशाय नमः बोलिए, वहाँ गणेश जी का ध्यान करिए। शंकर जी के सामने जो कटी जब जाती है इस प्रकार से, तो वहाँ पर माँ अशोक सुंदरी बैठती हैं, शंकर जी की बेटी। अच्छा। अशोक सुंदरी माता पर चढ़ाइए जल। फिर आप शंकर जी के बाईं तरफ स्कंद जी महाराज यानी कार्तिकेय जी बैठते हैं। स्कंद मेरे बेटे का भी नाम इसलिए रखा अरे, मैंने, कार्तिकेय जी वाह। से इंस्पायर होकर के, स्कंद गुरु। तो स्कंद जी के ऊपर आप थोड़ा सा जल अर्पित करिए और शंकर जी के ठीक जो दक्षिण वाला भाग होता है वहाँ माँ भगवती बैठती हैं। भगवती पर जल चढ़ा करके, नाग देवता पर जल दे करके फिर शंकर जी को जल अर्पित करिए। कैसे? तो जल की एक पतली सी धारा गिरे, धीरे धीरे गिरे, बिल्कुल स्पीड में नहीं, धीरे धीरे पतली सी धारा गिरे। और जब तक वो धारा गिर रही है 1.5 मिनट लगता है रुद्राष्टकम पढ़ने में। अगर स्पीड पढ़ेंगे तो 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशम संभजेयम। इस प्रकार करते हुए धीरे धीरे जल की धारा को उन पर गिरने दीजिए। आप देखेंगे कि आपको अद्भुत आनंद का अनुभूति होगा और शंकर जी प्रसन्न होंगे। उसके तत्पश्चात शिवलिंग के ऊपर अपना माथा रखिए, सर रखिए शिवलिंग के ऊपर और रख करके आप गायत्री मंत्र को 5 बार पढ़िए और महामृत्युंजय मंत्र को 5 बार पढ़िए। उसके बाद आप शंकर जी की शक्ति से सीधा कनेक्ट हो जाते हैं। ये शिव शक्ति, अभी आपने शक्ति बोला, तो शिव शक्ति का जो स्वरूप है उसके बारे में पूछना चाहूँगी और साथ ही ये भी पूछना चाहूँगी कि शिवरात्रि का महत्व क्या है, महाशिवरात्रि का। शिवरात्रि, जब हम शिवरात्रि की बात करते हैं तो इसके पीछे एक कथा आती है जो शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता में आपको यह कथा मिलती है और ठीक इसी कथा को आगे कंटिन्यू किया जाता है रुद्र संहिता में। सृष्टि खंड, रुद्र संहिता का सृष्टि खंड है, वहाँ पर आपको इसका उल्लेख मिलता है कि भगवान शंकर जी का प्राकट्य दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। जिस समय भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी का अवतरण हुआ था तो उसी क्षण दोनों में एक प्रकार से समझिए कि एक वार्ता से बहस छिड़ गई थी कि मैं श्रेष्ठ हूँ या मैं श्रेष्ठ हूँ। तो ज्योतिर्बिंदु के रूप में, ज्योतिर्स्तंभ के रूप में भगवान शंकर वहाँ अवतरित होते हैं और वो कहते हैं कि जो इसका छोर पहले पता करेगा वही जो है दोनों में से श्रेष्ठ है या वही जो इस सृष्टि का मालिक है। तो दोनों अपनी अपनी दिशा में जाते हैं। ना भगवान विष्णु को तो नहीं मिलता छोर, तो वो कहते हैं कि ये तो अनंत है, लेकिन भगवान ब्रह्मा को रास्ते में केतकी का पुष्प मिल जाता है और वो वहाँ पर कहते हैं कि केतकी से कहते हैं तुम झूठ बोल देना कि हाँ मैं तो छोर पे थी, और वो आते हैं हाँ मुझे पहले छोर मिल गया था और छोर पर ये केतकी का पुष्प मिला। केतकी कह देती है, भगवान शंकर तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के उस समय 5 सर हुआ करते थे, एक सर उनका खंडित हो जाता है और अब चतुर्मुखी ब्रह्मा हमारे पास है, तो 4 मुख वाले ब्रह्मा बच जाते हैं। तब जाकर के भगवान विष्णु ने और भगवान ब्रह्मा जी ने उनको शांत करने के लिए शंकर जी को बहुत सारी स्तुतियाँ गाई होती है। उस समय केतकी पुष्प को श्राप मिलता है कि किसी भी पूजा अर्चना में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा, जो केतकी का पुष्प है कभी पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता, और उन्हें श्राप मिलता है। और भगवान शंकर जब वो आराधना, बहुत लंबी आराधना होती है, कई कल्पों तक वो आराधना चलती है। अभी सोचिए कि हमने रुद्राष्टकम का अगर चर्चा किया तो 1-1.5 मिनट का ख़त्म हो गया, हमने शिव तांडव का चर्चा किया तो 7 मिनट 8 मिनट में ख़त्म हो गया। लेकिन वो कैसी स्तुति होगी कि वो कई कल्पों तक चली थी और वहाँ पर तपस्या किया गया था। तो भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में अवतरित होते हैं और शिवलिंग को प्रदान करते हैं कि इस आकृति का तुम पूजन करो। तो वही आकृति का जो प्राकट्य दिवस है वही महाशिवरात्रि है। ठीक है, तो इसमें विवाह नहीं हुआ था क्या? महाशिवरात्रि के विवाह को लेकर के होने को लेकर के बहुत अपवाद मिलता है। शिव पुराण में विवाह के अलग मुहूर्त को बताया जाता है, महाशिवरात्रि को विवाह मुहूर्त के रूप में नहीं बताया जाता। तो ये तो धारणा है कि महाशिवरात्रि मतलब शिव पार्वती का विवाह। महाशिवरात्रि को प्राकट्य दिवस माना जाता है भगवान शंकर का। शिवलिंग का जो अनंत स्वरूप है, निराकार स्वरूप जो शिवलिंग का है, उसका प्राकट्य हुआ था महाशिवरात्रि की रात को। तो इस दिन क्या कुछ किया जा सकता है ताकि आगे आने वाला जीवन सुखमय हो? और जैसे कहते हैं कि मुझे शिव जैसा वर चाहिए, तो लड़कियों को शिव जैसा वर भी मिल जाए। देखिए, मूल रूप से देखा जाए तो 4 स्तंभ हैं धर्म के, सत्य, तप, दया, दान। तो जो सतयुग था उस समय सत्य होता था सबसे बड़ा तपस्या, त्रेता में तपस्या सबसे बड़ा तप होता था, द्वापर में दया का नाश हो गया था, और कलयुग में दान ही सबसे बड़ा धर्म का स्तंभ है जो यहाँ काम करता है। तो
कलयुग में भर भर के दान करना चाहिए। जब भी कोई ऐसा धार्मिक त्यौहार आए, धार्मिक अवसर आए, तो हो सकता है आप अपने ऑफिस के कामों के कारण बहुत सारा पूजा में समय ना निकाल पाए, तो दान के लिए समय निकालना चाहिए। ठीक। तो उसमें शंकर जी से संबंधित वस्तुओं का दान करें। जैसे शिव मंदिर के अंदर आप रुद्राभिषेक किया जाने वाला श्रृंगी का दान करें। अच्छा। अपने भाव से किसी शंकर जी के मंदिर में सर्प का दान करें। जिन लोगों का काम बार बार बदलता जाता है, जो ये काम कर रहे हैं और थोड़ा दिन काम चलता है, फिर काम बदलना पड़ता है, कोई काम स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने जीवन में, तो वैसे में शंकर जी को आपको सर्प का दान करना चाहिए। जो सांप आप दान करेंगे उसके आँख को आपको सोने का रखना है, यानी थोड़ा सा स्वर्ण या सोनार के पास जाकर के, तांबे का हो सांप बना हुआ या चांदी का आप सांप दान कर रहे हैं, उसके आँख में थोड़ा सा सोना लगवा देंगे दोनों आँखों में, और शिवलिंग पे जाकर के उसको अर्पित कराएंगे। इसका बहुत ही बड़ा महात्म्य शिव पुराण में बताया गया है, शिव पुराण के वायव्य संहिता में बताया गया है। इसी प्रकार से आप जो हैं शिवरात्रि के दिन में आप चावल का दान करें, दूध का दान करें, और अगर हो सके तो खीर का भंडारा करवाएं। ऐसा करने से जीवन में धन और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। आप अपने जीवन में जो तत्व आकर्षित करना चाहते हैं या जो ग्रह को बलवान करना चाहते हैं, उसके अनुसार जो सामग्रियां होती हैं, जैसे शुक्र को बलवान करने के लिए शिव मंदिर में इत्र का दान करें। केस या कोर्ट कचहरी के मामलों से विजय प्राप्त होने के लिए वहाँ पर दीपक का दान करें, और साथ में ज्वलन सामग्रियों का, माचिस आदि का दान कर दें। गुप्त दान करना है, अगर ज्वलन सामग्री दान करते हैं तो गुप्त दान करना है। इसी प्रकार से आप अपने यश में वृद्धि चाहते हैं तो शिव मंदिर में चंदन का और भस्म का सेवा दिलवाएं। अगर आप अपने जीवन में कोई घर बनाना चाहते हैं तो शंकर जी के मंदिर में अपने तरफ से ईंटों का या बिल्डिंग मटेरियल्स का दान करवा दें। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे दान जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, वैसा ही संबंधित कुछ शिव मंदिर में अगर आप शिवरात्रि को दान करते हैं तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट आपको डायरेक्ट अपने जीवन में मिलेगा। क्योंकि शंकर जी बस इतना इंतजार करते हैं कि आपने उनके तरफ थोड़ी सी हाथ बढ़ाई है, और शंकर जी फिर आपका हाथ थाम लेते हैं और फिर छोड़ते नहीं। क्योंकि कहते हैं कि अगर आप शिव जी के भक्त हैं या फिर आप शिव आपको बुलाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने उनकी भक्ति नहीं चुनी है, शिव ने आपको चुना है जी। ऐसा क्या? शंकर जी या चाहे कोई भी देवता, जब आपको अचानक से उनकी भक्ति करने की इच्छा होने लगती है, आप समझिए कि वो आपको बुला रहे हैं। अच्छा। और समझिए, ये भी समझ के चलिएगा कि जीवन में हो सकता है कोई संकट भी आने वाला है, और उस संकट को काटने के लिए वो आपको बुला रहे हैं। वहां पे आप जाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, संकट उधर कट जाता है। आपने देखा होगा कि कलयुग में कई लोग भ्रमित होते हैं कि मैंने जिस दिन पूजा स्टार्ट किया था उस दिन से मेरे जीवन में सब गड़बड़ होने लगा। मैंने कई बार सुना है लोगों से, और कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स आजकल ऐसा करने लगे, ऐसा ज्ञान देने लगे हैं। चूंकि स्वामी विवेकानंद ने यह बात अपनी किताब में एक बार कही थी। उन्होंने एक वेदांत करके पुस्तक लिखा था, उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि लोग या तो धर्म के स्तर पे खुद को चढ़ाएंगे, या तो धर्म को इतना गिरा देंगे कि उनके स्तर पे आके धर्म खड़ा हो जाए। जैसे शराबी कहते हैं कि शराब पीने से पहले हम भैरव बाबा को चढ़ा रहे हैं, 3 बार ऐसे नाटक करते हैं। तो उसी प्रकार से आजकल के बहुत मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, वो इसी प्रकार धर्म पर सीधा आक्रमण करते हैं कि आपके कुंडली में जो योग दिखाई पड़ता है कि पाप ग्रह प्रबल हैं, आप पूजा पाठ करेंगे तो आपको नुकसान होगा, और वो बात मन में भर देते हैं लोगों की कि लोग पूजा पाठ करना बंद कर देते हैं। ऐसा कहीं होता नहीं है कि पूजा पाठ करने से किसी को नुकसान हो जाए। आपके जीवन में उस समय कोई बहुत बड़ा हानि होने वाला था, किसी की मृत्यु तक होने का योग होता होगा, जिस समय एक्सीडेंट होकर समझिए रह गया। क्योंकि आपने भगवान की जब भक्ति चुनी थी, तो भगवान की भक्ति करने में आपके जो खराब कर्म हैं वो वहाँ पे नष्ट हो जाते हैं। केवल शंकर जी को इसका शक्ति प्राप्त है कि कर्म तक को वो नष्ट करते हैं। आप तांडव में, शिव तांडव स्तोत्र में एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है। उस प्रसंग में ऐसा है कि जयत त्वदत भ्रवित भ्रमत भ्रमत भुजंग मत श्वसा ध्वनिर्गमत स्क्रमत स्फुरत कराल भाल हौ विवाट धिमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगला ध्वनि क्रम प्रवर्तितः प्रचंड तांडव शिवा। तो जो ध्वनि का क्रम है, यानी ध्वनि, जब हम मुख से ध्वनि निकालते हैं तो ध्वनि आगे की तरफ बढ़ती है, एक क्रम से बढ़ती है, लेकिन ध्वनि के क्रम को भी परिवर्तित कर दें, यानी उल्टी चला दें, यानी समय का जो गति गया आगे, उस समय को भी पलट दें, वो शंकर जी को उसकी सत्ता प्राप्त है। आपने देखा होगा कि ना तो देवी भक्ति करने से, ना विष्णु भक्ति करने से जो चीजें प्राप्त होती हैं, यानी कर्म फल, खराब कर्म का फल भी नष्ट करके शंकर जी आपको वरदान दे देते हैं। तभी राक्षस आदि भी, क्योंकि वो तो राक्षसों के भी देवता हैं और किन्नरों के भी देवता हैं, मनुष्यों के भी देवता हैं और देवों के भी देवता हैं, तभी उनको महादेव कहते हैं।
तो महादेव जो हैं वो आप चाहें कितने भी आपने कर्म जीवन में खराब कर लिए थे, लेकिन जैसे ही आप शंकर जी को प्राप्त करने की इच्छा अपने अंदर व्यक्त करते हैं और उनको उनके तरफ आप बढ़ जाते हैं, तो शंकर जी आपको तत्क्षण शुद्ध कर देते हैं। हालांकि शुद्धि का नियम तो अलग है इसमें, क्योंकि कहते हैं कि ये शुद्धि धीरे धीरे होती है। आपने ऐसा नहीं है कि आपने जानबूझ करके कोई कर्म करा खराब और उस कर्म से शंकर जी आपको तुरंत शुद्ध करके आपको स्वर्ग प्राप्ति करवा दे, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वो शुद्धि होती है। एक मंत्र है, कहते हैं अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सह बाह्याभ्यन्तरः शुचि। तो इस मंत्र में क्या होता है कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, अपवित्र हो चाहे पवित्र अवस्था में हो, तो भगवान की भक्ति करने मात्र से हमें हमारा अंदर और हमारा बाहर दोनों शुद्ध होने लग जाता है। बाहर तो शुद्धि हो गई, यानी स्नान जैसा हो गया, और अंदर से भी शुद्धि होनी शुरू हो जाती है, यानी आपके विचार अच्छे होने लग जाएंगे, मन का भाव अच्छा होने लग जाएगा। और जैसे जैसे शुद्धि होगी, कई बार लोग ऐसा करते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तंत्र करते हैं बाकायदा किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, और कई लोग भगवान का आश्रय पकड़ लेते हैं कि प्रभु ये व्यक्ति मुझे बहुत परेशान कर रहा है, आप इसको परेशान करिए, और उसके लिए पूजा करना शुरू करते हैं भगवान की। हाँ। लेकिन पूजा करते करते उनका मनोवृत्ति ऐसा हो जाएगा कि अब छोड़ो, जो था वो गया, अपना समय निकल गया, अब आप मेरा देख लो भगवान। तो भगवान के पास जाने से इतनी शुद्धता आ जाती है भाव की। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही की। अब मैं रिलेट कर पा रही हूँ उस चीज़ जी। से, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे को मतलब शंकर ने कई बार बुलाया है। बनारस में मैं कई बार गई हूँ, कैलाश नंद गिरी जी से मुलाकात का सौभाग्य मिला। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे पे भी आशीर्वाद है शिव शंकर का। अब मेरा अगला सवाल ये है कि महाशिवरात्रि पे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? देखिए, महाशिवरात्रि में सर्वप्रथम अपने कर्मों को बहुत अच्छा रखना चाहिए। आपको किसी को हानि नहीं पहुंचाना है, किसी के बारे में नकारात्मक नहीं सोचना है, इनफैक्ट खुद के लिए भी नकारात्मक नहीं सोचना है। आप सोचिए, जहां पर अनंत ज्योतिर से भगवान स्वयं प्रकट हो रहे हैं, उस दिन की ऑरा बहुत स्ट्रांग होगी। उस दिन मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा काम कर रहा होगा। आप क्या मैनिफेस्ट करते हैं वो आपके आगे के जीवन को निर्धारित करेगा। उस दिन कई सारे लोग सुबह उठ करके पूजा नहीं कर पाएंगे। उस दिन कई सारे लोग भगवान के ऊपर ध्यान नहीं लगा पाएंगे। बहुत सारे घरों में जहाँ पितृदोष पहले से होगा, वहाँ जबरदस्त क्लेश शुरू हो जाएगा, क्योंकि भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं कि आप वैसी सिचुएशन में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि वही डिसाइड करेगा आगे आने वाला समय आपका कैसा रहने वाला है। तो क्योंकि ये जो वर्ष भी है 2026, इसमें जनवरी में 4 दिन के लिए पंचग्रह राजयोग बना था, जनवरी के शुरुआत में मैनिफेस्टेशन का, और वो क्योंकि पहले महीने में लगने के कारण पूरे वर्ष में मैनिफेस्टेशन का प्रभाव है। इस वर्ष की नवरात्रि, इस वर्ष का जो महाशिवरात्रि है वो बहुत खास है, क्योंकि उस दिन का मैनिफेस्टेशन पंचग्रह राजयोग से डायरेक्ट कोरिलेट करेगा, और उसका डायरेक्ट प्रभाव आप जो भी सोचेंगे उस पर पड़ेगा। अगर आप नकारात्मक इन्वायरमेंट में हैं और नकारात्मकता मन में बैठ गई, तो आगे आने वाले जीवन में वही चीज़ें होंगी जो आपने शिवरात्रि के दिन सोची थी। किसी के लिए ना नेगेटिव सोचना है, ना बोलना है, ना मनहूस बातें करनी है। जो बोलना है पॉजिटिव बोलना है, हमेशा बोलना है हाँ ये काम करना है, ये होके रहेगा, ऐसा मन में विश्वास खुद को दिलाना है, तो वो चीज़ हो जाएगी। नेगेटिव सोचने वाले लोगों से दूर रहना है, नेगेटिव वातावरण से दूर रहना है। आसपास नेगेटिव लोग हों आपके, छुट्टी लीजिए और चले जाइए हॉलीडे पर। मेक श्योर कि यू आर इन अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट। ये जो त्योहारों पे और अच्छा जो दिन होता है ना, घरों पे कलेश जरूर होते हैं, कई घरों में मैंने देखा। तो अभी आपने बताया कि पितृदोष के कारण होते हैं। हाँ जी। और ऐसा अक्सर होता है कि कोई अच्छा दिन है, या किसी का जन्मदिन है, या फिर कोई त्योहार है, दिवाली ही है, तो आपके घर में कलेश जरूर होगा। देखिए, पितरों को जब ठीक से श्राद्ध नहीं मिला होता है, क्योंकि आप अभी सामने तो बैठी हैं, आप अपने आप में कोई स्व अवतरित तो हुई नहीं थी, आपके पीछे आपके पूर्वज भी खड़े हैं। आपके पूर्वज आपके द्वारा बोलते हैं, आपके पूर्वज आपके ऊपर आकर के बात करते हैं। अब जब हमने पूर्वजों को जल नहीं दिया, पूर्वजों का श्राद्ध नहीं किया, पूर्वज भूख से तड़प रहे हैं, भूखे हैं, फिर आप सोचते हैं कि हम धर्म कर लेंगे और हम पुण्य कमा लेंगे, तो वहाँ पर अवरोध उत्पन्न होने लग जाता है। क्योंकि वो जब आपके कोई व्यक्ति माता हैं, कोई पिता हैं, कोई दादा हैं, वो तब तक माता पिता दादा हैं जब तक वो शरीर में हैं। उन्होंने शरीर छोड़ा, उनको पूरे जन्म जन्म का सब चक्र दिख चुका है, लेकिन आपके इस वाले जन्म से बहुत ज़्यादा वो कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन जब उनको पिंड नहीं मिलता है, जब उनको भोजन नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी पितृ होते हैं जिनका जो प्रेत योनि, पिशाच योनि आदि में भी गए रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सभी कुल में सभी देव योनि को प्राप्त कर जाएं। तो कुछ का वैसे में क्या होता है, कुछ का मुख बहुत छोटा होता है,
एकदम बिल्कुल सुई की नोक के बराबर, और भूख उतना ही प्रबल होता है। और उनको खाने के लिए चाहिए होता है आपके घर का गिरा हुआ अनाज, आपके घर में जिस खाने में बाल आ गया वो खाना, तो ऐसी ऐसी चीज़ें उनको चाहिए होती है। तो वो ऐसे ऐसे सिग्नल देते हैं कि मैं भूखा हूँ। और जब पर्व त्यौहार का दिन आएगा तो उस समय चाहे क्लेश करवाएंगे, चाहे पूजा की सामग्री में बाल पहुंचा देंगे, प्रसाद में बाल पहुंचा देंगे, किसी भी तरीके से आपको वो सिग्नल देने के लिए पूरा अपना फोकस लगाएंगे, क्योंकि भगवान से वो भी प्रार्थना करते हैं कि हमें किसी प्रकार से ऐसा आप अवसर प्रदान करें कि जो हमारे जो वंशज हैं वो हमें पिंड दें, क्योंकि हम तड़प रहे हैं। और क्योंकि आप वंशज हैं, जीवित हैं, आपके पास ही वो पावर है कि आप उनको पिंड दे सकते हैं। इसी कारण विवाह भी होने में बहुत लोगों का लेट होता है, विवाह टूटने लग जाता है, क्योंकि जब तक पितृ शांत नहीं है तो कुछ भी शांत जीवन में नहीं रह सकता। तो चलिए हम यही प्रार्थना करते हैं, जैसा कि आपने बताया कि महाशिवरात्रि पर पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहें। और अगर आपको लग रहा है कि बहस होने की ज़रा भी गुंजाइश है तो आप थोड़ा सा चुप हो जाइए, संयम बरतिए, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है, महाशिवरात्रि है। और अगर आप शिव के भक्त हैं, और जैसा कि पहले भी हमने बात की कि शिव तो भाव के भूखे होते हैं, तो अगर आपको शिव प्रिय है तो आपको शिव बहुत प्यार करेंगे, भर भर कर देंगे। तो महाशिवरात्रि की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, जो प्रेडिक्शंस की है उसको ज़रूर अमल में लाइएगा, थोड़ा सा बचाव कीजिएगा, अपने घर वालों के साथ रील्स शेयर कीजिएगा, एपिसोड शेयर कीजिएगा, और हो सके तो एहतियात बरतिएगा। सिर्फ एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जीवन किसी का नहीं रुकता, वो चला जाता है और कोई भी किसी के जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन बस हमारी आशा यही है कि आप खुश रहें, मंगल रहें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से आप इस शो में आए और आपने एक बार फिर से इतना ज्ञान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तमन्ना जी। मैं तो ऑडियंस से कहूंगा कि कमेंट में हर हर महादेव लिखिए, भरिए, और एक जयकारा लिखिए कि नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.